हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अपना कंसेप्ट क्लियर करके आना, आज हम आपके लिए वही मेगा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसका हमने जिक्र किया था कि जिसमें आपको 140 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसको हमने डिवाइड किया है, देख लीजिए डिवाइड किस तरह से किए हैं। 140 क्वेश्चंस पहले मैंने आपको दिए हैं 45, फिर 45, तो इस प्रकार से आपके 90 हो गए और एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे 50। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 140 आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि सेकेंड यूनिट के जो आपके चारों टॉपिक हैं उनका कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। कंसेप्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया है सारा, और उसके बाद अब ये क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और आप भी तैयार होंगे सारे क्वेश्चंस करने के लिए। सारे मिस क्वेश्चन है। टॉपिक आपको पता ही है, पहला टॉपिक आपका शिक्षण से संबंधित है, दूसरा टॉपिक आपका शोध से संबंधित है, तीसरा टॉपिक आपका आंकड़ों से संबंधित है, फिर आपका फोर्थ टॉपिक यूजीसी की गुणवत्ता जो विद्यालयों से संबंधित है क्या है, वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये सारे आपके जो 140 क्वेश्चंस चारों टॉपिक्स में से मिक्स करके लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जितने भी चारों टॉपिक हैं ये सीक्वेंस वाइज हैं। आपके पहले शिक्षण है, फिर उसके बाद आपका शोध है, फिर उसके बाद आंकड़ों से संबंधित, फिर यूजीसी के। ये सीक्वेंस वाइज मैंने क्वेश्चंस की सीरीज आपकी बनाई है। तो करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और हम अपनी तैयारी हिंदी मिरर के साथ करते रहेंगे और अच्छे से करते रहेंगे इसके साथ जुड़कर। और साथ में आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में आज ही जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा की जाए, मूल्यों पर व्याख्यान या परिसंवादात्मक विवरण किया जाए, मूल्यों पर संगोष्ठी या परिसंवाद किया जाए, या मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र किया जाए। मूल्य शिक्षा के बारे में पूछा गया। आंसर आपको दिखाई दे ही रहा है, में डी आंसर है, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति और विमर्शी सत्र चलाया जाए या किया जाए। तो देखते हैं डिटेल इसकी, चेक करते हैं। मूल्य शिक्षा जो वैल्यू एजुकेशंस होती हैं, मूल्य पर आधारित पद्धति है जिसमें विमर्शी सत्र आदि चलाकर सलाह एडवाइस प्रदान की जाती है तथा किसी भी प्रकार के ज्ञान क्षेत्र नॉलेज फील्ड पर व्यापक एवं मूल्यांकन अध्ययन सामग्री विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ताकि विद्यार्थी विषय वस्तु के सभी पहलुओं पर अपनी वास्तविक समझ विकसित कर सके। तो पहला प्रश्न किससे बना है आपका? शिक्षण से। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका जो है इंग्लिश वर्जन है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं क्वेश्चंस को वो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए आराम से बैठकर। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से पहचान करनी है जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दी गई कोड का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर का चयन करना है। शिक्षक पाठ्यक्रम का पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। ठीक है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है या शिक्षण कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर हमने कूट का प्रयोग, जो हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन है उसमें हमें इन कूटों को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अभी आगे और भी हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पांचवा है, छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावक को रिपोर्ट किया जाता है और शिक्षक प्रश्न पत्र सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से ये 6 बातें बताई गई हैं। तो इनमें से कौन कौन सी सही हो सकती हैं? पहली है 1 2 3, फिर भी है 2 3 4, फिर सी है 1 3 5 और फिर आपका लास्ट है 2 4 6। तो 6 तो आपको दिखाई दे रही है। शिक्षक प्रश्न पत्र सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। फिर शिक्षक कक्षा का जो है छात्रों का जो है संदेह को स्पष्ट करता है। कहाँ? कक्षा में ही। तो ये पॉइंट इसके जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन के हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके इसको डिटेल को पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न का वर्जन आपका इंग्लिश, हम चलते हैं हिंदी पर।
देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। सही कूट का चयन करना है, ध्यान से सुनिएगा। अधिगम के बिना शिक्षण हो जाता है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किए जाने वाला अधिगम है। तो यहाँ पर आपके कूट हमें चयन करना है, सही कूट का चयन करना है। कितने आपके सामने पॉइंट्स हैं? आपके सामने 6 पॉइंट हैं, तो देख लीजिए इसमें से आपका कौन सा पॉइंट। पहले हम कूट देखेंगे। 2 3 4, 1 2 3 5, 3 4 5 और 6, 1 2 5 6। देख लीजिए कौन सा आपका कूट सही जा रहा है। यहाँ पर 6 कूट है। 6 कूट में आपको कोई तो ऐसा लग रहा होगा कि जो बिल्कुल सही है और जिसको आपको लगता है कि आना ही चाहिए। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा लगता है, फिर मैं आंसर आपको बताती हूँ कि इसका आंसर आपका क्या जाएगा। तो इसका आंसर अगर आप लगा रहे हैं बी, यानी कि 1 2 3 और 5, जो मैंने आपको भी दिखाए थे कूट में, तो उसमें 1 है और साथ में 3 है, साथ में फिर आपका 2 है और 5 है। तो इसका मतलब 1 सही है। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक भी असफल होता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। फिर दूसरा है, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, सही बात है। फिर तीसरा है, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ये भी सही है। फिर आपका है पांचवा, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप जो है शिक्षण कर सकते हो बिना अधिगम के भी। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है कोई चीज़ नहीं करते हैं तब भी हम वो चीज़ करते हैं। कोई शिक्षण, फिर पांचवा है, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है, बिल्कुल सीखता है, हम भी सीखते हैं। आज हम आपको सिखा रहे हैं, क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो साथ में हमारी भी तैयारी चल रही है आपके साथ, हम भी सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं आपके लिए, नए नए कंटेंट लेकर आए हैं, तो हमें भी नई जानकारी प्राप्त हो रही है आपके साथ। तो ये सब ऑप्शन इसके सही थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा दिया है भाई इसमें, ठीक है। आपका इसमें चौथा दिया गया है, लेकिन जो आपका ऑप्शन है उसमें बी में चौथा कहीं नहीं है। यहाँ पर पांचवा है, तो ठीक है, चौथे में हम चेक करते हैं क्या है, सही बैठता है नहीं। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, अगर ये, फिर यहाँ पर इसने दिया है कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। थर्ड में इसने ये दे दिया है और चौथे में इसने दे दिया है कि शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। इसने बोल दिया अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, तो इसमें पांचवा सही जाएगा। यहाँ पर ये फोर्थ इसमें सही नहीं डाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका यहाँ पर इंग्लिश का है वर्जन, यहाँ हिंदी से देखते हैं हम। संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है, इसे कहा जाएगा निर्माणात्मक परीक्षण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परीक्षण एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। देख लीजिए क्या कहा जाएगा जब आप विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली को व्याख्यात करेंगे। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर आप इसका लगा रहे हैं। इसमें कोई कूट नहीं है, इसमें डी आपका क्या है, सही है। इसको कहा जाएगा निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। डिटेल चेक करते हैं। जब संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुव्यवस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यात करता है तो इसे निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। यहाँ पर आपके इंग्लिश का वर्जन आ चुका है, आप चाहते हैं हिंदी पर। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? विद्यार्थियों के विचार व अवदान का अनुप्रयोग, संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता या फिर प्रश्न पूछना। तो सोच लीजिए आंसर आप इसका क्या लगा रहे हैं। शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है, कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो अगर आप सी पर जा रहे हैं, अनुदेशनात्मक विविधता, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चेक करते हैं डिटेल। प्रभावी अनुदेशनात्मक विविधता इंस्ट्रक्शनल वैरायटी से परिपूर्ण होता है, क्योंकि बिना विविधतापूर्ण अनुदेशन
इंस्ट्रक्शन के बिना क्या होता है, विद्यार्थियों विषय के प्रति दिलचस्पी पैदा करना कठिन होता है तथा एक प्रकार की अनुदेशात्मक पद्धति कक्षा में शिक्षण के दौरान निरस्ता पैदा करने लगती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित है या संबंध रखता है? क्या? क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जो आपकी क्षमता होती है विद्यार्थी की उसको। एनसीईआरटी, यूजीसी, एनएएसी या फिर एनयूईपीए। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, यूजीसी, एनएएसी नौका गया, और फिर आपका एनयूईपीए न्यूपा हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। 6 का आंसर आपका अगर डी है तो ये बिल्कुल सही है, एनयूपीए यूपा, ठीक है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। शैक्षिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबद्ध संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशासन विद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा है। प्रारंभ में यह संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा के नाम से जाना जाता था। यूनेस्को से इसका संबंध था। नीपा एक स्वायत्त शासी संस्था है। बहुत अच्छी जानकारी, प्रश्न जरूर बनेगा और 100 में से 99% बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक एक संदेश शब्दों चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नेट की जो तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए बहुत आसान है ये प्रश्न। क्या हो जाता है विद्यार्थी? एनकोडर बन जाता है, डिकोडर्स बन जाता है, या फिर एजिटेटर्स हो जाता है, या प्रोपेगेटर्स हो जाता है। जल्दी से देख लीजिए, प्रोपेगेटर्स है या फिर एजिटेटर्स है या निकोडर्स है या डिकोडर्स है। विद्यार्थी क्या है यहाँ पर? तो विद्यार्थी यहाँ पर डिकोडर्स है। क्यों है देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को जो संदेश शब्दों या चित्रों के द्वारा भेजता है अर्थात उन्हें समझाता है, तो विद्यार्थी ने अपने आईक्यू के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं अर्थात इसे डिकोड करते हैं, अर्थात विद्यार्थी वास्तव में डिकोडर्स होता है। कभी कभी हमारे जो क्लास हम लेते हैं तो पीछे स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उन तक आवाज़ नहीं जा पाती, तो वो कुछ आइडिया लगाते हैं कि शायद क्लास में इस तरह से टीचर ने ये चीज़ समझाई है, तो वो डिकोड करते हैं अपने आईक्यू के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपकी यहाँ चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता की औचित्य का आधार क्या है? शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करता है, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करता है, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाता है। जल्दी से आंसर सोचिए। क्या इसमें वैसे तो सभी सही से लग रहे हैं, लेकिन हमें कोई एक ही तो सही करना है। इसमें से बहुत ज़्यादा जो प्रभावी होगा इसमें वह होगा अधिगम कार्य में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। ध्यान भी आकर्षित सभी सही से लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रभावी है वो ये वाला ऑप्शन जाएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन सारे एक से लगते हैं, कहते हैं ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इस तरह में भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें वही टिक करना है जो ज़्यादा एफर्ट उसमें डाल रहा हो आंसर में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 45 प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है? स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धति और संदेश, श्रोता शोर और प्राप्ति, प्रतिपुष्टि प्रौद्योगिकी और श्रोता का अनुभव, संप्रेषण का माध्यम, अन्य संप्रेषक और बाह्य कारक। जल्दी से सोच लीजिए। तत्काल नियंत्रक रखता है। 9 का आपका आंसर क्या जाने वाला है? आपका जाने वाला है ए, स्वयं संप्रेषण और चयनित पद्धतियाँ और संदेश। यही सब हम अपनी क्लास पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं आप। डिटेल थोड़ा आप खुद से देखिए। प्रश्न हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी श्रवण के मूल्य कारक हैं? नहीं तो वीडियो पूरे 1.5 घंटे की चली जाएगी अगर हम सारा एक्सप्लेन भी करेंगे तो आपको। माता ग्रहण, एकटक और कड़ी दृष्टि से देखना और व्याधान, आक्रामक प्रश्न करना, लगातार संकेत करना और बार बार संचलन करना, मीटूइज्म, इधर उधर झांकना और सलाह देना, विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना। तो आंसर आपने क्या सोचा है? प्रभावी श्रवण मूल कारक कौन से हो सकते हैं? इसमें होंगे डी, विचारों को स्वीकार करते हैं, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछते हैं। तो कोई क्लास में खड़ा होकर पूछ रहा है आपसे कुछ, तो इसका मतलब उसका ध्यान है आप जो उसको पढ़ा रहे हैं।
चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक आंतरिक व बाह्य कारकों को कहा जाता है। प्रतिपुष्टि, विखंडन, प्रवहन, शोर। आंसर आपको दिखाई दे रहा है, शोर। ये आंतरिक भी होता है, क्लास के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, बाह्य भी रहता है। चलिए यहाँ डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमने देखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नेट के एग्जाम में भी काफ़ी बार बन चुका है प्रश्न और आज आपके सामने है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए। चलिए देख लीजिए प्रश्न क्या है, इसका आंसर आप क्या ढूंढ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लगा रहे हैं सी लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तो ये इस रिपोर्ट का शीर्षक था। चलिए डिटेल यहाँ चेक करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को की प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक लर्निंग द ट्रेजर विद इन। सर डिलोर्स शिक्षा के ज्ञान और कौशल में उन्नति की एक सतत प्रक्रिया मानते हैं तथा उनके अनुसार शिक्षा लोगों के व्यक्तिगत विकास, अंतर्व्यक्ति संबंधों के निर्माण हेतु एक असाधारण माध्यम है। शिक्षा व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि समूह तथा राष्ट्रों को भी परस्पर जोड़ने अर्थात इनमें संबंध स्थापित करने का माध्यम बनती है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न की डिटेल चलिए आगे देखते हैं। क्या है पत्रकारिता पद का संबंध? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये यूजीसी नेट में कई बार आ भी चुका है और आप मान के चलिए जो यूजीसी नेट में आपके प्रश्न आए हैं वहाँ से भी प्रश्न आपके उठ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सीमा तक यानी कि कुछ हद तक आपका सिलेबस मिला जुला है ना, 50-60% तो मिला हुआ ही है। चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीप्रद और अतिशयोक्ति दिखाई जाती है। कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार दिखाए जाते हैं। पीली कागजों पर छपी सनसनीखेज समाचार। तो क्या होना चाहिए? पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनीप्रद और अतिशयोक्ति, उसको क्या बोला था? उसको बोला था पत्रकारिता, ठीक है, और जो आजकल हो भी रहा है, देख रहे हैं ना आप आजकल क्या चल रहा है। पत्रकारिता इस प्रकार की सनसनीप्रद अतिशयोक्तिपूर्ण पत्रकारिता है जिसमें पाठकों दर्शकों के समझ किसी सूचना को प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया जाता है जिससे पाठकों दर्शकों में भावोत्तेजना सनसनी फैल जाती है। इस प्रकार की पत्रकारिता प्रादुर्भाव 1898 में स्पेनिश अमेरिकन युद्ध के दौरान इसकी रिपोर्टिंग में प्रकाशकों विलियम पेंडोलोप्स हेरेस्ट न्यूयॉर्क मॉर्निंग जर्नल तथा ये जोसेफ पुलित्जर न्यूयॉर्क वर्ल्ड के बीच छिड़ी प्रतियोगिता के साथ साथ हुआ था। तो पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है पत्रकारिता से संबंधित। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अभी तक आपने सिर्फ ये क्वेश्चन ही पढ़ा था और कई बार पढ़ा भी होगा। यहाँ पर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिह्नित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट का चयन करना है। पहले हमने ये देखने हैं विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी का पारिवारिक वंश परंपरा, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था। अब यहाँ पर और भी है आपके विद्यार्थी के खोज की आदतें और शौक, विद्यार्थी की धार्मिक संबद्धता। ये तो शायद नहीं होगा, इसको तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो 6 तो नहीं है, जहाँ पर 6 है उसको हम निकाल देते हैं। तो इसमें हम आंसर क्या कर सकते हैं? जल्दी से आप इसको सोच के रखिए, इसमें आंसर आपका क्या रहेगा, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लीजिए सारे, फिर आप आंसर इसका सोच के रखिए। अगर आप इसका आंसर सोचेंगे ए तो बिल्कुल सही, क्योंकि 2 तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं ना आपके। 6 तो हमने कहा नहीं होगा, यहाँ दोनों में 6 है तो नहीं होगा। तो इसका मतलब ए और सी में से जाएगा, तो ए इसका सही जाएगा। इसमें ए में क्या है? पहला है, तीसरा है और चौथा है। विद्यार्थी की अभिक्षमता होती है और विद्यार्थी के विकास की अवस्था होती है और साथ में विद्यार्थी का पूर्व अनुभव होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है प्रश्न? यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं आप। पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है इसको। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समिप्स जोन का निर्माण करता है। अंतर का, भ्रम का, विकास का, विकृति का। तो भ्रम तो पैदा हो ही नहीं सकता जब आपके बीच संवाद हो रहा है। अंतर भी पैदा नहीं हो सकता, आपसे नज़दीक आएंगे और
विकृति तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जब एक से व्यवहार के दो इंसान होते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या होगा, विकास का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया गया है, डिटेल भी है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। किसी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है। अभी आपने एक टॉपिक पढ़ाया, अब मैंने आज एक वीडियो बनाई है, दूसरी वीडियो कल को मैं आपके पास यही लेकर आ जाऊँ, आगे कुछ और बढ़ूँ ना, यही प्रश्न आपको चेप दूँ लाकर, तो क्या होगा, आपकी सुनने की शक्ति क्या हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी? आप में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होगी? नहीं होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए। वैसे तो आप देख सकते हैं, बोध में संज्ञानात्मक भार बढ़ेगा, शिक्षकों के प्रति आदर बढ़ेगा, उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा और प्रौद्योगिकी अभिविन्यास की रुचि बढ़ेगी। तो आप देख लीजिए क्या होगा। मैंने बिल्कुल आपको हिंट दिया है आंसर का, आप बिल्कुल सही आंसर सोच रहे होंगे। अगर आपने सोचा है इसमें ए, तो आप बिल्कुल सही है, बोध में संज्ञानात्मक भार बढ़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हो आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काल्पनिक होना चाहिए, तदनुभूतिक होना चाहिए, अमूर्त होना चाहिए, गैर विवर्णात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हम जाने, अगर आप जानते हो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विवरण जो आप दे रहे हो, आपने जो पढ़ा रहे हो टॉपिक, और उससे आप अलग जा रहे हो, गैर विवरणात्मक जा रहे हो, तो क्या आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आज हम आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्स्ट पेपर की तैयारी करा रहे हैं, साथ में हम हिंदी की भी तैयारी करा रहे हैं, दूसरे ही उस प्लेलिस्ट में अपनी चल रही है हमारी। तो अगर मैं आपको यहाँ हिंदी पढ़ाने लगूँ तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा? वो गैर विवरण हो जाएगा आपके लिए। लेकिन कहीं कहीं मैं डाल देती हूँ, कुछ शब्द डालती हूँ, तो उसमें तो कुछ नहीं होना तो होता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल टॉपिक से भटकते हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी, तदनुभूतिक, बिल्कुल तटस्थ होकर आपको चीज़ करनी है। यहाँ पर आपका दे रखा है, इसका डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IISc, IIT, NIT, IISER या और IIIT। आगे देखते हैं, IISc या फिर IIT या NIT या IISER या फिर IIIT या फिर राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर IIT या फिर IISc। 4 ऑप्शन है। प्रश्न एक बार नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो सोच लीजिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जाएगा डी, IIT और IISc। डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं इसको, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA क्या बना? रुसा के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण संकायों को पर्याप्त उपलब्ध सुनिश्चित करना या फिर वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नए संस्थाएं सर्जित करना, अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्थानांतरण करना। अब यहाँ पर कूट है, कूट हमने चेक करने हैं, 1 2 3 4 यानी कि सारे, या 1 2 3 या 1 2 3 ही, या 1 3 4 है, या फिर 1 2 4 है। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए, क्या इसका आंसर आप सोच रहे हैं? अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं बी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, चलिए चेक करते हैं डिटेल इसकी। डिटेल में क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा वर्ष 2013 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान प्रदान करने के साथ साथ सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना था, गुणवत्तापूर्ण संकायों का पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था तथा कुछ वर्तमान विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठतम वैश्विक विश्वविद्यालयों के समक्ष अनुसंधान विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना है। बहुत अच्छी जानकारी, और 99 में इसको आप लेकर चल रही है 100 में से। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नेक्स्ट देख लीजिए। अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण के प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता के विभाग का शैक्षिक स्तर, अधिगमकर्ता के साथी समूह। पहला जो प्रश्न आपने किया है कुछ उसी से मिलता जुलता है ये, लेकिन कुछ अलग भी है। परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है।
तो क्या आप इसका सोचेंगे आंसर? अगर इसका सोचेंगे अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं डिटेल। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि पहले ज्ञात जानकारी से विषय वस्तु पर समझ शीघ्रता से बनने लगती है और अधिगमकर्ता को अगले चरण स्टेप्स का पूर्व ज्ञान रहता है। जैसे कि आजकल आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जिसने नेट का क्वालिफाई किया है, जो पीएचडी हैं, उनको पूर्व ज्ञान है, उनको कुछ ना कुछ पता ज़रूर है। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है, जिन्होंने नेट भी कर लिया 2010 में, 9 में, 8 में, तो उनकी कुछ नॉलेज ख़त्म हो चुकी होगी। तो इस वीडियो से उनके जो है चक्षु के ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे और वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो वही यहाँ पर है कि पूर्व ज्ञान होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। जब शिक्षाविदों के व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला या सिंपोजियम? तो सोच लीजिए आंसर, क्या सोच रहे हैं? सोच के बताइए, जल्दी से लगा लीजिए टिक हमारे साथ। अगर आप जा रहे हैं हमारे साथ बी में, सेमिनार में, तो बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत लंबी वीडियो जा रही है। यदि कोई शिक्षार्थी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है, तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? ऐतिहासिक पद्धति, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, या फिर प्रयोगात्मक पद्धति, या फिर कार्योत्तर पद्धति, जो काम के बाद किया जाता है? तो इसमें बिल्कुल सही कार्योत्तर पद्धति आंसर आएगा। इसको पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपका 99 में जाना चाहिए। ठीक है, इसको 99 वाले क्यों में खड़ा कर दीजिए प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कक्षा में विद्यार्थी को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को हमें चिन्हित करना है। सानिध्य से बचना है, वाक्य स्वाराघात, परिवर्तन, वाक्य माडुलन। आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति, विराम, स्थिर भंगिमा, ये 4 इसके ऑप्शन हैं। तत्व को चिन्ह ध्यान में रखने वाले, क्या? वाक स्वाराघात, परिवर्तन, क्या चीज़ है ये? हम क्लास में एक ही फ्लो में ना बोलते रहें, ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ कविता कर रहे हैं। अब जैसे हम ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, तो हम पहले कुछ और बोलते हैं, फिर फ्लो में आते हैं, फिर बीच में और कुछ आपको समझाते रहते हैं। तो ये सब स्वाराघात होता है। ये अपना हम जो बोलते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना, आवाज़ को थोड़ा कभी धीमे करना, कभी तेज करना, तो वही सब स्वाराघात के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर और डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये कह रहा है ना कि वॉइस मॉड्यूलेशन को आपको क्या करना है? परिवर्तन करते रहना चाहिए जब आप क्लास में लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना बिल्कुल नहीं हो सकता, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण और प्राधिकारवादी होना। तो देख लीजिए, क्या इसमें आप टिक सोच सकते हैं? कौन सा आंसर आप इसमें सोच सकते हैं? जल्दी से लगा लीजिए। अगर आपने सोचा है सी, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, तो बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या है? यही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पर डिटेल है यहाँ, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम। नाक से संबंधित आपका प्रश्न बन चुका है। चलिए देखते हैं। उच्च शिक्षा की संस्थानों में संस्था जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रदेशक नैक द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया? राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों के वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, आधारिक सुविधाओं के स्तंभ उपयोग को बढ़ावा देना। ये 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर कूट भी है, कौन कौन से इसमें से हो सकते हैं? 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4, या फिर 1 2 3 4, सारे ही हो सकते हैं। तो इसका बी है, 1 2 3, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ डिटेल है, चेक कर सकते हैं इसकी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है। ठीक है, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता है। शिक्षण से आप अधिगम कर सकते हैं, लेकिन अधिगम से शिक्षण नहीं कर सकते हैं।
फिर आगे है शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। शिक्षण एक अंतःक्रिया प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य करता है। तो 5 आपके ऑप्शन यहाँ पर चेक करना है कौन सा कोड सही जाएगा। तो जल्दी से आप सोच लीजिए आपका कौन सा कोड इसमें से सही जा रहा है, फिर हम आप इसको आंसर बता देते हैं। क्या इसका आंसर जाएगा? इसका आंसर जाएगा सी 1 2 3। चलिए चेक करते हैं 1 2 3 में क्या है। 1 2 3 में क्या है? पहला है शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा। ठीक है। शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। सही है। शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। ये लाइन तो होनी ही थी। चलिए आगे चलते हैं। डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं अच्छे से। इसको पढ़िए पोस्ट करके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए लेकिन इसको 99 की श्रेणी में खड़ा कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, लिंग, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता। तो भाई एक तो इसमें जरूर ही आपका जाएगा, लेकिन ये आपका प्रश्न बनेगा कूट में। चलिए कूट चेक करते हैं पहले। क्या है? 2 3 4 मैंने कहा एक तो आपको बनेगा ही ना। तो यहाँ पर आपका 1 जो आ रहा है वो बी सी डी में आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि अब हमारा इसमें 1 2 3 है, 1 2 4 है, 1 2 3 4 है। तो देखना है कौन सा इसमें आपका आंसर सही जाएगा। अगर आप इसमें लगा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं 1 2 3, क्योंकि राष्ट्रीयता में तो कोई पक्षपात हो, ये सभी एक से हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल इसकी चेक करते हैं कौन से अनुच्छेद में ये सब चीज़ कही गई है। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? डीम्ड जानते हैं ना सभी, ये डीम्ड विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रकार सभी ने पढ़े होंगे। कौन कितने प्रकार के होते हैं? विद्यालय, महाविद्यालय। राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं और वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर कूट है, चेक कर लीजिए। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो इसमें आपका बी सही है। 2 3 4 वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या खुद से बनाते हैं। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। कौन? डीम्ड। वे उपाधि भी प्रदान कर सकते हैं। क्या है इसमें विषय में कौन सा कथन सही है? ये सही है, इसके बारे में चलिए यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर यूजीसी ने क्या गाइडलाइन इनके लिए बनाई है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को हम। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? अभिगम, साम्य, गुणव्या प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्याधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। कोट है 1 2 5 1 2 5 6 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 सारे ही। ठीक है, तो अब चेक कर लीजिए आपका क्या जाना चाहिए इसमें सही। ठीक है, अगर आप इसके आंसर में लगाएंगे क्या, जल्दी से सोचें आंसर, फिर हमारे साथ मैच करिए अपना आंसर। 29 का आंसर, 29 में आंसर जाना चाहिए डी। सभी 1 2 3 4 5 6 इसको ध्यान से यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। अधिगम, साम्य, गुणव्या प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्याधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, यही सारे जरूरी हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है सी 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर ये 5 है, 6 नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर लीजिए आराम से। 30 क्वेश्चंस पर हम आते हैं। 30 क्वेश्चन है। एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण व्यवस्थल है जिसमें स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, पीसी लैपटॉप कनेक्शन हो, डीवीसी वीसीआर प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण में क्या होना चाहिए? जल्दी से सोचिए आंसर। अगर सोचा है, इसमें कूट दिए गए हैं 1 2 2 4 1 2 3 1 2 3 4। तो हमें लगता है कि शायद सभी इसमें ज़रूरी हैं, तो इसी का आंसर डी जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका डी जाएगा, जो कि ऊपर हमने डी बोल दिया था लेकिन वहाँ सी था। ठीक है, चलिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, सारे ही ये ज़रूरी होते हैं स्मार्ट क्लास के लिए। अब आगे हैं प्रश्न पर मूल्यांकन प्रणाली से। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली का एक सेट इधर है, एक सेट उधर है, मध्य एक तरफ आपका मूल्य प्रणाली के सेट हैं,
इधर मद हैं तो इनको मिलाना है। सेट 1 सेट 2 से रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, या फिर संकलनात्मक मूल्यांकन किसी समूह कुछ मापदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या। सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। अब हमें मैच करना है, तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या जाना चाहिए? इसका आंसर जाना चाहिए ए। अब इसका आंसर देखते हैं, 4 3 1 2। ठीक है, तो जो हमारा पहला मिलेगा वो किसे मिलेगा? 4 में। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन कैसा हो? प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं होंगी। और आपका संकलनात्मक मूल्यांकन में क्या होगा? उसमें अंतिम अधिगम परिणाम को श्रेणीकरण होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होगा? आपका नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना होगा। और डी में क्या होगा? डी में आपका सेकंड जाएगा। ठीक है, इसको आप मैच कर लेना। यहाँ पर इसका हम आंसर आपको बता देते हैं कुट, इसको अच्छे से मैच करके पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, ये इसका आंसर की डिटेल है, यहाँ चेक कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करना है। कारकों की सूची है। अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, है ना। अध्यापक को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। अध्यापक का संप्रेषण कौशल होना चाहिए। विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता होनी चाहिए। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए। कक्षा संहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता भी होनी चाहिए। 6 आपके ऑप्शन हैं। 6 ऑप्शन में से कौन सा सही जाएगा? जल्दी से सोच लीजिए आंसर, कौन सा आप इसका सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी लेंदी प्रश्न है, काफ़ी टिपिकल तो नहीं कह सकते, हाँ लेंदी काफ़ी है। यहाँ कुट है इसका 2 3 4 3 4 6 2 4 5 और 3 6। तो जल्दी से सोचें आंसर। तो इसमें अगर आप सोच रहे हैं 1 3 6 तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर लीजिए इसकी डिटेल को। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नीचे दिए गए समुच्चय, जो समुच्चय 1 शिक्षण विधियाँ इंगित की गई हैं, जबकि समुच्चय में सफलता प्रभावतात्मक मूल अपेक्षाएं दी गई हैं। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित करना है। इधर क्या है? इधर शिक्षण विधियां हैं और इधर इससे क्या सफलता मिलती है। व्याख्यान देने से क्या होता है? समूह में चर्चा करने से क्या होता है? विचार वेश प्रक्रिया से क्या होता है? अभिकर्मिक अनुदेशन की पद्धति से क्या होता है? तो यहाँ पर इनको देखना है। पहले हम कूट चेक करते हैं इसका कूट आपका आंसर क्या जा सकता है? जल्दी से सोच लीजिए। इसका कूट आपका जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर सी है आपका 3 5 2 1। इसको आप मैच करिए और मैच करने के बाद यहाँ पर डिटेल है, हम डिटेल चेक करेंगे। व्याख्यान देना, स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, समूह में चर्चा, प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, विचार वेश प्रक्रिया, बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना, अभिकर्मित अनुदेशन की पद्धति, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। बहुत अच्छा प्रश्न और 99 में इसको लेकर आइए नोटबुक पर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई। नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं। संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है, दूसरा उन्हें बढ़ावा देने के लिए है। तो इधर संज्ञानात्मक अंतर विनिमय है, यहाँ पर अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। स्मृति स्तर पर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अवबोध स्तर पर कैसे कर सकते हैं, विमर्शीय स्तर पर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है और ऑप्शन है 4। पहले इसका हम कूट का आंसर चेक करेंगे, क्या जाएगा? इसका आंसर कूट का जाएगा सी। चलिए कूट देखते हैं। सी आंसर आपका सही जा रहा है। पहले में दूसरा, दूसरे में पहला और लास्ट में चौथे में चौथा। ठीक है, तो आपका स्मृति स्तर क्या होना? प्रस्तुतिकरण के दौरान किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। अवबोध स्तर क्या होगा? किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। ठीक है, और थर्ड में विमर्शीय स्तर पे क्या कर सकते हैं? विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। ठीक है, ये आपके डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखना है छात्रों के अधिगम उपलब्धियों का श्रेणीकरण, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, छात्रों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, शिक्षक की प्रभाविता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। तो क्या होता है त्वरण, जानते हैं आप लोग?
ठीक है, इसको डिटेल में देख लीजिए क्या होता है त्वरण। यहाँ पर डिटेल है इसकी, इसको डिटेल से अच्छे से पढ़कर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा प्रश्न को लेकर। चलिए आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। अधिगम अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रणाली की दक्षता पर प्रभाव डालने की संभावना है? अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु और निवास स्थान, अधिगमकर्ता के माता पिता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और संबंधित विषय के अधिगम में निष्पादन, या फिर अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत रुचि, अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और परिणात्मक प्रवृत्तियाँ। दोस्तों काफ़ी कठिन प्रश्न लग रहे होंगे शिक्षण से संबंधित, लेकिन इसी तरह के आपके प्रश्न आएंगे। आप ये CTET का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं UTET का कि आपका शिक्षण बहुत आसान होगा। ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो शिक्षण से संबंधित बहुत ही टिपिकल यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे। आपको पढ़ने से और सुनने से लग रहा होगा कि कितने कठिन प्रश्न हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इनको देखेंगे तो इतने कठिन भी नहीं है प्रश्न जितने आप समझ रहे हैं। इनका उत्तर आप ध्यान से और पढ़कर आराम से सुनकर लगाइए। चलिए लगाइए। इसका 36 का आप क्या लगा रहे हैं? D लगाया है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ डिटेल है इसकी, इसको आप पोस्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी 40 मिनट्स की अभी तक बन चुकी है वीडियो और मैं नहीं चाहती बहुत लेंथी हो जाए ये। 5 मिनट में मैं इसको अब ख़त्म करती हूँ। निम्नलिखित में कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? शिक्षक का ज्ञान। कक्षा की एक ऐसी गतिविधियाँ जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षकों और अभी विद्यार्थियों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या अनुभव द्वारा सीखना। कूट नहीं है तो C इसमें आपका क्या है? प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें जो C शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक, कोई बात नहीं, आप किसी भी पृष्ठभूमि से हैं, आप चाहे लो आर्थिक जो है आप कैसा भी हो, लेकिन आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आपको सीखने के प्रोत्साहन होना चाहिए और अनुभव आपका होना चाहिए। चलिए यहाँ डिटेल है, चेक कर सकते हैं। कोई प्रश्न बहुत आसान होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? संस्मरण या बोध या परावर्तित या विभेदीकरण, कौन सा इसमें से नहीं है? तो 38 का आपका जाएगा D। विभेदीकरण स्तर नहीं है, बाकी पूर्व निर्धारित हैं। ये तो बिल्कुल है ही ना, आपका स्मरण तो है ही है, बोध भी आपको पहले से रहता है, परावर्तित भी होता है। यहाँ डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं, अच्छे से इसमें डिटेल दी गई है आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? व्याख्यान के द्वारा, निर्देशन पद्धति द्वारा, आगमनात्मक पद्धति या पाठ्य पुस्तक पद्धति? जल्दी से सोचिए आंसर क्या लगाना चाहेंगे आप इसमें। ज्ञान की शिक्षण के दौरान, ठीक है, शिक्षण के दौरान जो है विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके थ्रू हो सकती है? सोचिए आंसर जल्दी से। अगर आपने सोचा आंसर इसमें क्या B, तो बिल्कुल सही है। निर्देशन पद्धति किसके द्वारा संभव है? डिटेल यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है। शिक्षण के द्वारा अधिगम सहभागिता निर्देशन पद्धति द्वारा ही संभव है। निर्देशन क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन में किसी सिद्धांत से संबंधित कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। पूरी अच्छे से इसको पढ़िए और समझ लीजिए। चले आगे चलते हैं। नैदानिक मूल्यांकन अनिश्चित करता है। अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, अनुदेशन के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, या फिर अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। सोचिए आंसर, जल्दी से सोच लीजिए। काफ़ी टिपिकल से आपके क्वेश्चंस हैं ये, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही सोचने में। तो अगर आपने D सोचा है तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहाँ पर D इसका आंसर है और डिटेल यहाँ पर है, इसको पढ़ लीजिए क्या है नैदानिक मूल्य। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक समरी का उपयोग क्या है? कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए, अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए। अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री किस में जाती है? संकल्पनाओं को स्पष्ट करती है, जो आपने सोचा है उनको। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन। अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग संकलनात्मक स्पष्ट के लिए किया जाता है, अर्थात विद्यार्थी जिन सिद्धांतों को शायद व्याख्यान द्वारा नहीं समझ सकते हो, लेकिन अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री की सहायता से वह उनको तथ्य को भलीभांति समझ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक की अभिव्यक्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है भावात्मक क्षेत्र, ज्ञानात्मक क्षेत्र, सहजातात्मक क्षेत्र या मन चालक क्षेत्र से। मन चालक क्या हुआ? जिसका मन चंचल रहता है, चलता ही रहता है हर टाइम। तो 42 का अगर आपने लगाया है भावात्मक क्षेत्र तो बिल्कुल सही जा रहे हैं।
देख लीजिए, ए शिक्षण की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, भावात्मक क्षेत्र संबंध रखती है। यदि किसी शिक्षक को यह लगता है कि विद्यार्थी उस विषय में जिसे वह पढ़ाता है कम रुचि लेता है, तो शिक्षण में भी शिक्षक के प्रति उदासीन भावना विकसित हो जाती है, अर्थात शिक्षक पूर्ण प्रभावत्मकता के साथ शिक्षण नहीं कर पाता है। अब हम आपके लिए इतने अच्छे से कंटेंट लेकर आ रहे हैं, इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और अगर आपके लाइक एंड शेयर नहीं आते हैं, आपके कमेंट नहीं आते हैं, तो हमारा भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा इंटरेस्ट आपके लिए वीडियो लाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वीडियो बनाने के लिए। फिर हम कोई और कंटेंट पकड़ेंगे, वहाँ शुरू कर देंगे, जहाँ से हमें रेस्पॉन्स मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और जो है कमेंट भी करते रहिए अगर आपको हिंदी मिरर से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है प्राधिकरण, ज्ञान रखने वाले से परामर्श, निगमनात्मक तर्क, वैज्ञानिक चिंतन, आगमनात्मक तर्क। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति न्यूनतम रणनीति बतानी है, इसमें कौन सी है न्यूनतम, तो जल्दी से सोचिए इनका आंसर। वैज्ञानिक चिंतन आया है, जो नवीन आया है वैज्ञानिक चिंतन पर आजकल हम वैज्ञानिक तौर तरीके से सीखने लगे हैं और सोचने लगे हैं, तो यही इसका है। बाकी तो सब जो है प्रणाली पुरानी है, निगमन भी आगमन भी ये सब। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीक में शामिल है व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य, स्वाध्याय, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4 या 1 2 4। जल्दी से सोचिए आंसर क्या सोच रहे हैं। तो आंसर का हमने सोचा है शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए, तो अगर इसमें सोच रहे हैं बी 1 2 3 4 तो बिल्कुल सही है, सभी जरूरी हैं। उपयोग की जाने वाली तकनीक यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 45 लास्ट प्रश्न आपका। लास्ट प्रश्न, इंग्लिश बहुत लेंदी है, हिंदी भी। चलिए, बहुत लेंदी प्रश्न थे, काफ़ी टाइम ले लिया है आज। सेट 1 सेट 2 अनुसंधान पद्धति है, प्रतिक्रियात्मक विशेषताएं हैं, चेक करते हैं। प्रयोगात्मक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, फिर वर्णनात्मक पद्धति और प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद क्रिया अनुसंधान। यहाँ पर 5 इनकी डिटेल दी गई है, पहले इसको पोस्ट करके अच्छे से देख लीजिए। इधर ये प्रतिक्रिया, इधर अनुसंधान पद्धति है, किसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। कूट चेक करते हैं, यहाँ पर भी है कूट, इसके देख लीजिए। इसका आंसर जाएगा डी। पहले में तीसरा, दूसरे में 6 और आपका तीसरे में 5 और आपका फोर्थ में 2 और 5th में आपका 1। ठीक है, इसको मैच करके आराम से पढ़ लीजिए, आप मैच कर लीजिए। यहाँ पर इसका पूरी डिटेल है। प्रयोगात्मक पद्धति में क्या है, नियंत्रित दशाओं में स्वतंत्र चर में हेरफेर लाना और परतंत्र चर पर इसका प्रभाव को माप। कार्योत्तर पद्धति में क्या होता है, परतंत्र चर पर प्रभाव का परीक्षण करना तथा कारकों चरों इसकी व्याख्या करते हैं की जांच करना। ठीक है। वर्णनात्मक पद्धति में क्या होता है, इसे परघटना की वर्तमान स्थिति संबंधी सूचना प्राप्त करना होता है। प्रतीकात्मक में क्या होता है, अभिप्राय इसके निरूपण जिसे लोग साझा करते हैं कि किस दृष्टि से व्यवहार के पैटर्न की व्याख्या करना होता है। क्रियानुसंधान ये सभी को पता है, प्रदत्त स्थिति में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46, वैसे हम 45 लेकर आए हैं प्रश्न, लेकिन 46 जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चंस लेकर आती हूँ लास्ट में, वह आपका ये है, इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न को किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उपलब्धि परीक्षण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आपका सही जाएगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो वीडियो यही ख़त्म होती है, बहुत लेंदी गई है। अगर आपने पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखी है तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और इतने ही टिपिकल क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर होंगे। कहीं आप सीटेट यूटेट का शिक्षण ना पढ़ने लगे, क्योंकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का शिक्षण कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिए और कमेंट भी करना ना भूलें।